हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो NCERT थी उसकी क्लास 7 की यूनिट 2 पूरा करेंगे। यूनिट 2 का टाइटल है स्वास्थ्य, हेल्थ, कि किस प्रकार से गवर्नमेंट मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है या फिर उसके लिए जो कार्य करती है। और स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? क्या केवल चोट लगना ही स्वास्थ्य है, या फिर मानव के लिए जो भी क्रियाएं या फिर जो भी आवश्यकताएं हैं उनका प्राप्त होना और उसके द्वारा मानसिक रूप से व्यक्ति का स्वस्थ होना स्वास्थ्य है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। यूनिट 2। लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ, उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उप शीर्षकों को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार से जुड़ा है। जो मेन पॉइंट होगा उसको मैं पढ़ा दूंगा, आपको उसको समझा दूंगा, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अब हम बात करें स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि भाई कोई आदमी अगर उसको फीवर है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है तो बीमार है। नहीं, व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वास्थ्य होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि मानसिक रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वह विचारों में उसके दृढ़ता होगी और आंतरिक रूप से दृढ़ होगा, जिससे वह जल्दी से किसी भी कोई भी कठिनाई आएगी तो वो मानसिक तनाव में नहीं आएगा और वह बाहरी बीमारी से भी सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार से अब व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना है तो उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन है, पानी है, उसके अलावा पोषणपूर्ण भोजन है, स्वच्छ जल है, ठीक है, प्रदूषण मुक्त वातावरण है, वो सभी होना आवश्यक है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थिति को स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्राय हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वह सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अतः उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना, लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये पहले सभी स्वास्थ्य के हिस्से हैं। अब बात करेंगे हम भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। अब ये जो दो सारणी दे रखी है इनमें है कि एक और तो भारत में अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वो हैं, लेकिन दूसरी ओर उन्हीं सुविधाओं का लाभ नीचे ग्रामीण तबके तक नहीं पहुंच रहा है। जैसे बात करते हैं कि भारत में संसार भर से सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और एक साल में कम से कम 30,000 से अधिक डॉक्टर प्राप्त होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या कम है। इस कारण क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो गाँव से में उपचार नहीं मिल पाता, उसको शहर लाना पड़ता है। लंबी दूरी के कारण कभी कभी किसी की मृत्यु भी हो जाती है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 थे। सन 2017 में ये संख्या बढ़कर 23,583 हो गई। यहीं दूसरी ओर भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है, ठीक है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की गई है। जबकि दूसरी ओर भारत में प्रत्येक व्यक्ति को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है और इस कारण कम से कम 21% जो बीमारियां हैं वो जल जनित होती हैं, जैसे हैजा है, पेचिस है, हेपेटाइटिस है आदि। भारत विश्व का दवाई निर्मित करने का तीसरा बड़ा देश है और यहाँ भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। लेकिन उसी दूसरी ओर अगर देखें तो भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, और अगर वो भोजन मिलता भी है तो अल्प पोषण वाला भोजन मिलता है जिससे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, ठीक है। ये दो जो हमने सारणी पढ़ी इनमें बताया गया है कि एक और तो हम कहते हैं कि भाई भारत ने इतनी उन्नति कर ली है, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि भारत अभी तक
ठीक है, शहरों में वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन गाँव तक वो अभी तक पहुँची नहीं है। बीमारी से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, अस्पताल चाहिए, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा हो, ब्लड बैंक हो, मरीजों को आवश्यक सेवाएं हों, देखभाल उपलब्ध करा सकें। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके, इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने, अस्पताल हैं। ये जो ऊपर हमने सारणी पढ़ी थी, इसी का विस्तृत है कि भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, दवाखाने, अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक मतलब जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव है, ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गाँवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा स्तंभ है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवा देने में असमर्थ है। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इसी अध्याय के इसमें कुछ कारणों का चर्चा करेंगे। और इसमें एक हाकिम शेख हैं जो पश्चिम बंगाल के हैं, किसी संघ है उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, सदस्य हैं। उनकी बात करते हैं कि वो 1992 में एक शाम को एक प्लेन से जा रहे थे और वो गिर गए। इस कारण उनके सिर में गंभीर चोट आई। तत्काल उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाया गया पास के में, लेकिन वहाँ उन्होंने भर्ती करने से मना कर दिया। इस प्रकार उनको ऐसे 8 अस्पतालों में ले जाया गया सरकारी अस्पताल, लेकिन सभी ने उनको भर्ती करने से मना कर दिया। उसके बाद उनको लास्ट में एक प्राइवेट निजी चिकित्सालय में ले जाया गया, जहाँ उनको भर्ती किया गया, इलाज किया गया, वे ठीक हो गए। लेकिन इसके बदले उनको एक मोटा पैसा निजी अस्पताल को मुहैया कराना पड़ा। ठीक है। उन्होंने जो ये उनके साथ हुआ, इसके लिए अपने जो नज़दीकी कोर्ट था उसमें मुकदमा दायर कर दिया। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जो स्वास्थ्य है राज्य सरकार का विषय है, और राज्य सरकार का विषय है तो हमारे अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने का अधिकार देता है उसकी पालना नहीं हुई है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। अब हम 2 मित्र हैं, अमन और रंजन। ये बताता है कि भाई निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल में क्या अंतर होता है। अब हम बात करते हैं आगे। अमन और रंजन 2 अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है और अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा करते हैं। जो एक बार इन दोनों को बुखार हो जाता है वायरल, तो जो रंजन है वो परिवार से साधन संपन्न है और अमन है जो गरीब आदमी है। दोनों के माता पिता उनको दिखाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। वो जब विद्यालय आते हैं ठीक होकर, तो आपस में पूछते हैं कि आपने कहाँ किस डॉक्टर को दिखाया, आपने किस डॉक्टर को दिखाया। तो रंजन बताता है कि वो जिस अस्पताल में गया वो एक बड़े 5 स्टार होटल जैसा था। वहाँ पर सभी ने उससे नॉर्मल व्यवहार किया, उसकी जांचें की गई, जांचों की रिपोर्ट भी तुरंत आई, डॉक्टर ने दवाई दी, डॉक्टर ने बड़े प्यार से उसको समझाया। लेकिन वहीं जो अमन था वो जब हॉस्पिटल गया तो वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी थी। जांच कराई तो जांच की रिपोर्ट भी 3 दिन बाद में आई। ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि एक और तो निजी अस्पताल है और एक और सरकारी अस्पताल है, लेकिन जहाँ आपको ज़्यादा सुविधाएं मिली थी वहाँ आपसे पैसे भी ज़्यादा लिए गए थे, मोटा पैसा वसूला गया उन सुविधाओं के बदले। लेकिन सरकारी अस्पताल में जांचें निःशुल्क, डॉक्टर का परामर्श निःशुल्क और दवाइयाँ निःशुल्क। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अब हम यह बात करेंगे सार्वजनिक सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवा। सार्वजनिक सेवा है जो राज्य सरकार के अंतर्गत चलती हैं। राज्य सरकार उन मैनेजमेंट को तय करती है कितनी संख्या में डॉक्टर होंगे। ठीक है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो एक दूसरे कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है। जैसे हम बात करें तो ग्रामीण स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, और जिला स्तर पर जिला चिकित्सालय हो सकता है। अगर कोई जिला बड़ा हो तो वहाँ 2 या 2 से अधिक चिकित्सालय
हम ऊपर पढ़ रहे थे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवा क्या है। तो मैंने बता दिया था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या होता है। इसी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सबसे बड़ी बात है कि जो भी मैनेजमेंट है, जो भी मानक तय हुए हुए हैं, वो किसके अनुसार चलेंगे? राज्य सरकार के अनुसार। जो भी सुविधाएं देनी है, जितने भी बेड की व्यवस्था करनी है, अगर लेबोरेटरी खोलनी है नहीं खोलनी, वो सभी निर्णय कहाँ लिए जाएंगे? राज्य सरकार के अंतर्गत। लेकिन निजी में ऐसा कुछ नहीं होता। निजी में एक व्यक्ति या दो व्यक्ति जो भी पार्टनरशिप में हैं उनके अंतर्गत होता है। उनको स्वयं को सोचना पड़ता है कि हमको ये सुविधाएं देनी है नहीं देनी है, लैब बनानी है नहीं बनानी, उसमें लैब बनानी है तो किस किस की जांच रखनी है नहीं रखनी, वो सभी निजी स्वास्थ्य जो चिकित्सालय होता है उसके मालिक के ऊपर होता है। ठीक। सबसे बड़ी बात है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं इनकी पूर्ति सरकार कहाँ से करती है? जो आप जैसे या हम जैसे लोगों पर जो टैक्स सरकार को दिया जाता है उससे ही उन सुविधाओं के लिए वो धन इकट्ठा करती है और उन सुविधाओं को पहुंचाती है। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जो हमने एक बात की थी ऊपर हाकिम शेख की, कि उसमें अस्पतालों में भर्ती नहीं किया गया उसको, उसके बाद में वो निजी चिकित्सालय में भर्ती हुआ जहाँ उसको इलाज पर मोटा खर्च करना पड़ा। फिर उसने कोर्ट में केस किया। तो उस कोर्ट के केस के निर्णय में क्या हुआ ये पढ़िए। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुरक्षित करना और सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि इस हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज प्रदान नहीं कर पाता तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। उसमें अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया। इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि हाकिम शेख द्वारा इलाज पर जो भी पैसे व्यय किए गए थे उनको पुनः उसको भुगतान करे। इसमें क्या हुआ, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 हमें जीवन जीने की सुरक्षा प्रदान करता है। अब जीवन जीने की सुरक्षा प्रदान करता है तो किससे करता है? वो राज्य सरकार से करता है। ठीक है। अब राज्य सरकार का कर्तव्य होता है कि हमको जीवन प्रदान करे। जीवन प्रदान करने के रास्ता राज्य सरकार ने निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी गई है, निःशुल्क विद्यालय दिए गए हैं। ठीक है। इसी प्रकरण को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर राज्य सरकार हाकिम शेख के जीवन जीने की का जो अधिकार है उसकी रक्षा नहीं कर पाई है, क्योंकि उसको सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, इसलिए उसके जो भी पैसे लगे उसको पुनः भुगतान किया जाए। अब हम बात करेंगे निजी स्वास्थ्य। मैंने बताई थी निजी स्वास्थ्य सेवाएं में जो किसी एक व्यक्ति द्वारा या फिर दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा पार्टनरशिप में शुरू की जाए, जहाँ उनका स्वयं के मैनेजमेंट हो। ठीक है। स्वयं का पैसा लगे और स्वयं ये निर्धारित करें कि उसमें कौन सी सुविधाएं रखनी है या नहीं रखनी है। ठीक है। जैसे किसी अस्पताल में एक्सरे रखना है नहीं रखना, अल्ट्रासाउंड रखना है नहीं रखना, लेकिन ये है कि उनमें फीस भी उनके द्वारा ही तय की जाती है। हाँ, ये ज़रूरी है कि मानक सरकार द्वारा जो तय किए गए हैं, जैसे किसी भी जांच के लिए, एक्सरे के लिए, जैसे जितने भी मान लो कि 200 रुपये निर्धारित किए हैं राज्य सरकार ने, तो वो 200 रुपये से अधिक नहीं ले सकता, उतने ही लेगा। ठीक है। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहर के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती है। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है? अब हम पढ़ेंगे। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है समय। लोगों के पास समय नहीं है। लोग समय की बचत के लिए सरकारी अस्पतालों के बजाय निजी अस्पतालों में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ समय की बचत है कि हम पैसे देते हैं, तुरंत हमको जांच मिल जाती है। लेकिन वहीं सरकारी अस्पताल में हम निःशुल्क तो इलाज कराते हैं, लेकिन आज अगर हम जांच कराएंगे तो उसकी रिपोर्ट 2 या 3 दिन बाद में हमको प्राप्त होगी। लेकिन नहीं, आजकल निजी सरकारी अस्पतालों में भी डेवलप हुआ है, और आप अगर जैसे जांच कराएं सुबह तो कम से कम 4-5 घंटे बाद में आपको जांच मिल जाती है नॉर्मल। इसलिए आजकल सभी लोगों को प्रेफर करना चाहिए
कि सभी सरकारी अस्पताल में जाएं इलाज करने के लिए, क्योंकि एक बात आप देखिए, एक निजी अस्पताल है, एक सरकारी अस्पताल है। निजी अस्पताल में वो बंदा काम कर रहा है जो राज्य सरकार द्वारा जो मानक दिए गए या फिर कोई परीक्षा तय की गई है उसको पास नहीं कर पाया, लेकिन सरकारी अस्पताल में वो बंदा या वो डॉक्टर या नर्स जॉब करती है जो राज्य सरकार द्वारा जो एक पेपर निर्धारित किया गया उसको पास करके ही उस सर्विस में आया। तो हम अगर बात करें ज्ञान की, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर है अथवा नर्स है उनको ज़्यादा ज्ञान है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि हमको आजकल सरकारी अस्पताल को ही ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सैलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त होता है। ये प्रत्येक डॉक्टर के लिए नहीं है। कुछ डॉक्टर होते हैं जिनको मरीज से ज़्यादा अपने पैसे की पड़ी होती है, तो वो मरीज को ठीक है कि उसको पता है कि एक गोली से सही हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो उसी की बजाय उसको 5 गोली देता है क्योंकि उससे उसके पैसे बनते हैं। लेकिन अब भी कुछ लोग निजी अस्पतालों में भी ऐसे हैं जो पैसे से ज़्यादा मरीज को महत्व देते हैं। जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऋण, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, ग्रामीण तबके से आता है, अगर उसको कोई गंभीर बीमारी हो गई है तो उसका इलाज कराने के लिए शहर में आना पड़ेगा, और शहर में भी वो निजी अस्पतालों को प्रेफर करता है जहाँ उसका इलाज बहुत महंगे स्तर पर होता है, और इस कारण उसको ऋण या फिर बैंकों से लोन लेना पड़ता है। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। वे परिवार उतना भोजन नहीं खाते जिन्हें इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता, और इसके लिए उनके बीमारी पड़ने की आवश्यकता अधिक होती है। बीमार पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों को बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा सकता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम होते हैं, वो भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते, वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होती। क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है, हमारे देश में लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, उतना ही उनके स्वास्थ्य सेवाओं पर भी निर्भर करता है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों का कार्य करना आवश्यक है। मतलब क्योंकि एक व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा तो तन मन धन से पूरी तरह कार्य करेगा, और अगर कार्य करेगा तो उसके परिवार का, समाज का, देश का विकास होगा। ठीक है, तो व्यक्ति को एक तो शारीरिक रूप से और एक मानसिक रूप से, दोनों ही रूप से स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब हम 2 उदाहरण ले रहे हैं। एक है केरल का, एक है कोस्टा रिका जो मध्य अमेरिका का देश है। केरल ने 1996 में क्या किया, अपने जो राज्य सरकार का जो बजट था उसका 40% पंचायतों को आवंटित कर दिया। ठीक है, पंचायतों को जो आवंटित किया तो उसमें पंचायतों ने क्या किया, गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास, शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जल वितरण व्यवस्था की जांच की है, स्कूलों और आंगनबाड़ियों काम को सुनिश्चित किया है, गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार किया गया। लेकिन इन प्रयत्नों के बाद में कुछ समस्याएं बनी रही जो कि राज्य सरकार से संबंधित रही। कौन कौन सी? दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, संसाधनों की कमी, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना। ठीक है, उसके अलावा हम जो अगला उदाहरण पढ़ेंगे वो है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका एक मध्य अमेरिका का देश है। उसने एक नया प्रयोग किया किसके लिए, कि अपने नागरिकों का विकास हो। उसने जो वहाँ की सेना थी उस पर जो खर्च किया जाता उसकी कटौती करके उस जो खर्च से जो बचत हुई उसको कहाँ लगाया, नागरिक विकास में, उनकी सुविधाओं में, उनकी मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने का पानी है, सफाई है, पोषण है, आवास है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने माना कि किसी भी व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक है, और स्वास्थ्य के लिए हमको व्यक्ति को स्वास्थ्य शिक्षा के जो स्वास्थ्य के लिए ज्ञान है वो भी प्रदान करना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। थैंक यू।